जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है एक महा मैराथन लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हमने पिछले 2 ईयर्स के पेपर को आपके लिए क्लब कर दिया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। आते रहते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। और किस कॉलेज से आप वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा है, यानी व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टूडेंट कंप्यूटर हैक करने पे क्या सजा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बिना कंफ्यूज किए हुए राइट आंसर बता रहा हूं, उसको आप नोट करते चलिएगा। तो कंप्यूटर हैक करने पे स्टूडेंट 3 वर्ष की, स्टूडेंट्स 7 दिन से लेकर, पहले पूरा बता दे रहा हूं, 3 वर्ष तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, ठीक है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और बात कहें स्टूडेंट कि इसमें पूरा जो नियम प्रावधान है कि किसी का कंप्यूटर हैक कर लेने पे 7 दिन से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है, या इसमें अधिकतम लिख देना चाहिए था कि अधिकतम 3 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना अधिकतम। तो 7 दिन से लेकर 3 साल तक की कैद और स्टूडेंट 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों लगाया जा सकता है गंभीरता के, अपराध के गंभीरता के अनुसार। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, 3 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना अधिकतम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे कंप्यूटर का भौतिक घटक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। भौतिक घटक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट भौतिक घटक किसे कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताते चलूंगा, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम में हो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो स्टूडेंट परम जो है, परम 8000 को भारत में विकसित भारत में डेवलप्ड पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, और ये 1991 में इसको डेवलप किया गया। ठीक है, विजय पी भाटकर द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, विजय पी भाटकर द्वारा इसको पहला सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया 1991 में। ईयर था भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना 1991 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन या डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने जो होता है, वो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट होता है। क्या होता है, एक बिट। एक बिट में स्टूडेंट एक बिट होता है। ठीक है, बीट के बाद नीबल आता है, नीबल के बाद बाइट आता है। तो एक नीबल में 4 बिट, स्टूडेंट अगर नीबल में कितना बिट होता है ये भी जान लीजिए, 4 बिट होता है, और एक बाइट में 8 बिट होता है। इसमें 8 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट और एक नीबल बराबर 4 बिट। इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, तो सबसे छोटी इकाई आपकी बिट हो जाएगी। स्टूडेंट ये पेपर बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे है, अच्छे से आप समझेंगे, टर्म्स को समझेंगे तो अच्छे से पेपर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विथ हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टीज, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है। तो कंप्यूटर सिस्टम के आईटी एक्ट 2000 जो स्टूडेंट बनाया गया साइबर क्राइम को देखते हुए, भारत में आईटी एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया गया। तो इसमें हैकिंग ऑफ कंप्यूटर से संबंधित जो धारा है और उससे सजा का प्रावधान जो है, आईटी एक्ट धारा 2000 के जो सेक्शन मतलब 66 जो है ना, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन धारा 66 में जो है सिस्टम को हैक करने और उससे दंड के संबंधित प्रावधान है। और दंड क्या है, 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यही धारा 66 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मालवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है। तो मालवेयर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो मालवेयर जो स्टूडेंट होता है उसको बताना चाह रहा है। तो मालवेयर मतलब होता है स्टूडेंट मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस यानी दुर्भावना, मैलिशियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। तो दुर्भावना से जो सॉफ्टवेयर को बनाया जाए वही आपका मैलवेयर होता है। यानी अब दुर्भावना कैसी, डाटा चोरी, धोखा देना, ठगना, बेवकूफ़ बनाना, इस इरादे से जो सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं उनको मालवेयर कहा जाता है। जो चुपके से आपके डेटा को, आपके धोखे से आपसे परमिशन लेके आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा किसे कहते हैं, यानी साइबर सुरक्षा क्या, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें भी स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में मैंने स्टूडेंट देखा कई जगह थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हुए हैं। जैसे अब साइबर सुरक्षा क्या है स्टूडेंट, तो साइबर सुरक्षा होता है साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध, यानी
सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। लेकिन जो बी सेक्शन इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो लिख रहा है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, और अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ साइबर ये लिखा है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट, यहाँ पे साइबर छूट गया है, टेररिस्ट के खिलाफ सिक्योरिटी नहीं दिलाती, साइबर टेररिस्ट के खिलाफ, तो यहाँ पे साइबर वर्ड छूट गया है, तो ये भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट होना चाहिए था। तो दोनों ऑप्शन सही है, हम दोनों तरफ मिला के चल रहे हैं। और तीसरा कह रहा है साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से बचाता है, तो बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट होंगे दोनों भाषाओं में पेपर को मिला के ही अपने आंसर को चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से तो इंग्लिश में गलती हो जाता। अगर टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा नहीं देता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा देता है, दोनों में अंतर होता है। टेररिस्ट मतलब आतंकवादी जो गोला बारूद से हमला करते हैं, और साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू आपका डिटेल, कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बेवकूफ बना के आपका डिजिटल डेटा को चोरी कर लेते हैं, जिसमें आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका एटीएम का पिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? तो हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाती है? तो कह रहा है प्रिंटर, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल। तो स्टूडेंट हार्ड कॉपी जो होता है वो प्रिंटर देता है, जो सॉफ्ट कॉपी हम कंप्यूटर पे देखते हैं, कोई पीडीएफ है तो प्रिंटर से जब प्रिंट करते हैं तो हमको हार्ड कॉपी मिल जाती है। बाकी जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल दोनों क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है, दोनों गेम खेलने के काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, ईएफटी का अर्थ है। अगला प्रश्न कह रहा है ईएफटी का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट ईएफटी जो होता है आपका, वो उसको कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखते चलेगा स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, आपके शेयर से ही हम स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं और आपके लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत स्टूडेंट जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसका क्या मतलब है? तो ये कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है जाली दस्तावेज बनाना। डिजिटल सिग्नेचर से का मतलब जाली दस्तावेज यानी फ्रोज डॉक्यूमेंट बनाना है, नहीं। दस्तावेजों की छाया प्रति फोटोकॉपी कर लेना, डिजिटल हस्ताक्षर मतलब नहीं। डिजिटल प्रिंटिंग मतलब डिजिटल प्रिंट करना, नहीं। दस्तावेजों का प्रमाणन, हाँ स्टूडेंट, अब आप जानते हैं आप सब डिजी लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट किसी को भेज रहे हैं तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मतलब कोई जो फिजिकल फॉर्म है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में है, तो आपने पीडीएफ के पहले हम होता है ना फोटोकॉपी पे अपना स्वप्रमाणित करते हैं, तो अब लेकिन अगर हम पीडीएफ किसी को अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, अपना लेटर भेज रहे हैं, तो उस पर नीचे अपना सिग्नेचर करना, डिजिटल फॉर्म में आपके सिग्नेचर को आपके डॉक्यूमेंट पे देना, और डिजिटल अपना मतलब डिजिटल फॉर्म में अपना सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पे, डिजिटल डॉक्यूमेंट पे कर देना ही डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। तो उससे क्या होता है, दस्तावेज का प्रमाणन हो जाता है कि यह मेरा ही डॉक्यूमेंट है और मैंने ही आपको भेजा है, ठीक है। तो ये प्रमाण करने का, प्रमाण साबित करने का एक तरीका होता है कि मतलब मेरी स्वीकृति है, मेरा परमिशन है, ये जो डेटा मैं भेज रहा हूँ या जो अपना रिकॉर्ड भेज रहा हूँ वो सही है, इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, वीडियो जरूर बड़ा हो जाएगा, वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ भी जल्दी जल्दी करने वाली चीज नहीं है और इससे जल्दी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अगला क्वेश्चन, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडेट, यानी डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापित करती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर क्या सत्यापित करता है? डिजिटल सिग्नेचर सच्चाई को कि ये डॉक्यूमेंट सही है, सत्यनिष्ठा प्रामाणिकता यानी ऑथेंसिटी को। तीसरा करें नॉन रेपुडिएशन गैर परित्याग को, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर जो है इन सब चीजों को दिखाता है कि ये सत्य है, प्रमाणित है, ठीक है, ये सारी बातों को ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन यानी इंडिया फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन वाज ओपन। तो स्टूडेंट पहला भारत में साइबर पुलिस स्टेशन यानी जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, किसी के एटीएम कार्ड के साथ फ्रॉड हो जाए, डेबिट कार्ड के साथ, या कुछ भी डिजिटल फ्रॉड हो, तो साइबर या आपको ठगी किया जाए, आपसे मतलब जो भी कुछ किया जाए, तो पहला साइबर पुलिस स्टेशन इसके लिए खोला गया बेंगलोर में। आईटी एक्ट आया 2000 में और पहला साइबर पुलिस स्टेशन 2001 में बेंगलोर में खोला गया। ईयर था 2001, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो सॉफ्टवेयर का प्रकार क्या नहीं है इसमें? कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट इसमें से पूछ रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका विंडोज होता है और ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर को, इसको हम सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। बाकी जो बस सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब उसका नाम में तो जरूर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन स्टूडेंट
कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर जो होता है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो स्टूडेंट इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के कैटेगरी से बाहर रखेंगे, इसको सॉफ्टवेयर नहीं मानेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त विकसित किया गया है। तो स्टूडेंट जो ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त नाम का ट्विटर हैंडल बनाया गया है, जिसको आप एक्स कहते हैं, आजकल वो ट्विटर से उसका नाम बदल के एक्स हो गया है, तो इसको बनाया गया है किसके लिए, किसने बनाया? तो स्टूडेंट ये बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपका जो आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं। स्टूडेंट इसको बनाया गया है गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया साइबर दोस्त, जिसमें आप साइबर रिलेटेड आपको सारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, हमलों के प्रति जागरूकता और अगर उससे निपटने के उपाय इस पे बताए जाते हैं। ट्विटर ये हैंडल जागरूकता और साइबर सुरक्षा को निश्चित करता है। अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो इसकी सूचना आप @साइबर दोस्त पे जाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो स्टूडेंट जो मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसका मेन पर्पज क्या है कि जो डेटा को मतलब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में का मेन पर्पज है डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। किसमें? डेटा को इंफॉर्मेशन में, यानी डेटा को सूचना में परिवर्तित करना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य, कंप्यूटर डेटा का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है, कि वो जो क्या करता है डेटा को सूचना में यानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न करा, निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? यानी इसमें से जो बोला है स्टूडेंट, कौन सा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी अकाउंटिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट आप बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ते हैं और इसका कोर्स भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो कह रहा है पावर पॉइंट, वर्ड परफेक्ट, टैली, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स उपयुक्त सभी नहीं, हर बार मैं कहता हूँ स्टूडेंट ऑप्शन डी सही नहीं होगा, टैली। लेकिन टैली जो है ये प्योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये प्योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, टैली। ये पूछा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो टैली है इसमें से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर मेमोरी को संदर्भित करता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर में मेमोरी को क्या दिखाता है? तो स्टूडेंट रैम जो होता है वो कंप्यूटर में मेमोरी को दिखाता है। और जो सीपीयू कह रहा है स्टूडेंट, सीपीयू तो कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। पहली बात, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन जिसके थ्रू वो काम करता है कि मेन काम क्या है, तो सीपीयू करता है। लेकिन ये जब मेमोरी किसको दिखाता है, तो रैम ही जो है वो मेमोरी को संदर्भित करता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट वीडियो तेज लगेगा तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, और स्लो लगेगा तो अपने अकॉर्डिंग तेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय कहलाता है। तो इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, यानी जो होता है कंप्यूटर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स कंप्यूटर पे, उसको हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। स्टूडेंट मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, आपको यही दिमाग में अच्छे से लर्न कर लेना है। उसको ई ट्रेड नहीं कहते, ई कॉमर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साइबर स्पेस है, यानी साइबर स्पेस के पास क्या होता है? कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, सीमित सीमाएं होती हैं, ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट क्या होता है? साइबर स्पेस के पास नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ये ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों इसमें आते हैं। साइबर स्पेस मतलब इसकी कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक की, जैसे हमारी भौगोलिक सीमा होती है उसी तरह से साइबर स्पेस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये सीमा नहीं होती, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। इस पे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, तो आप डी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा क्या चालू रखना चाहिए? ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट कंप्यूटर को वायरस और हैकर से बचाने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं, फायरवॉल का ऑन रहना चाहिए। जो कंप्यूटर में फायरवॉल होता है, जो वायरसों से और हैकर के अटैक से भी आपके कंप्यूटर को बताता है। तो वायरस तो होना, एंटीवायरस जो होता है वो वायरस को स्कैन करके पता लगाता है, लेकिन उसको रोकता कौन है? हमले को रोकने का काम क्या करता है? फायरवॉल करता है, ठीक है। तो फायरवॉल हो जाएगा। फायरवॉल को हमेशा हमें चालू रखना चाहिए। एंटीवायरस भी वायरस हटाने में मदद करता है, ठीक है, लेकिन चालू क्या रखना चाहिए? तो स्टार्ट हमें हमेशा रखना चाहिए सिस्टम में, फायरवॉल को ऑन और अपडेट रखना चाहिए। ISP शब्द का अर्थ है, तो ISP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो
आपका जो ये आईएसपी को बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फुल फॉर्म तो अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया जाता था जब तक वो अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन को तुरंत ईमेल नहीं करता, उसका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। यह उदाहरण है। तो स्टूडेंट आपको भी पता है कि आपका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या पिन, क्रेडिट कार्ड या आपके एटीएम पिन या डेबिट कार्ड का कोई पिन नहीं मांग सकता है। वो क्यों सरकार ना हो, क्यों ना बैंक हो, ये सब आपसे नहीं मांगते हैं। और इस तरह की ईमेल या कॉल आता है तो ये फ्रॉड कॉल होता है। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये फिशिंग का एग्जाम्पल है। फिशिंग आपको समझिए, फिशिंग मतलब जाल में फंसा लेना। अगर इसको ट्रिक से आप समझना चाहें तो ये फिशिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि आपसे धोखा देके आपको बेवकूफ़ बना के आपका पासवर्ड प्राप्त कर लेना, ये इंटरनेट ये फिशिंग का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, फिशिंग मतलब आप जाल से ही समझ लेंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यानी जाल में फंस जाना यानी फिशिंग हो जाना, जबकि उस और फिशिंग में दोनों में अंतर है। ठीक है, लेकिन उसको आप एक ट्रिक से उसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं? हाउ मेनी एल्गोरिदम इन डिजिटल सिग्नेचर? तो स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर में या डिजिटल हस्ताक्षर में 3 एल्गोरिदम होते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं बता दूं। पहला होता है की जनरेशन एल्गोरिदम। पहले एल्गोरिदम को क्या कहते हैं? की जनरेशन एल्गोरिदम। दूसरे को कहते हैं साइनिंग एल्गोरिदम। दूसरे को क्या कहते हैं? साइनिंग एल्गोरिदम। और तीसरे को कहते हैं सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम। तो 3 एल्गोरिदम होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। 3 एल्गोरिदम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट इस पेपर में फुल फॉर्म खूब सारे पूछेगा इंटरनेट के, तो आप HTTP, www और बाकी जो इधर भी पूछे जा रहे हैं सब पे ध्यान देते जाइएगा। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन आपका बी में दिया है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध में क्या नहीं आता है? तो स्टूडेंट साइबर अपराध में क्या आता है? वही सारी चीजें जिससे डिजिटल फ्रॉड किया जा सके, वो सब चीजें क्या हैं? वो साइबर अपराध में आती हैं। ठीक है, किसी का पैसा हैक करके, किसी का सिस्टम हैक कर लेना, किसी के अकाउंट से पैसे चुरा लेना डिजिटल रूप में, ये सब साइबर क्राइम में आता है। तो इसमें क्या उदाहरण नहीं है? तो कह रहा है पहला फिशिंग, ये होता है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर स्टॉकिंग ये भी आता है। पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी अपनी पहचान छुपा के अपने आप मतलब अपनी पहचान ना बताना और दूसरे की जानकारी को चुरा लेना, तो ये भी क्या आता है? साइबर क्राइम है। और ऑनलाइन चैटिंग, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग जो होता है व्हाट्सएप से आप करते हैं, इसको हम साइबर क्राइम नहीं मान सकते। तो इसमें ऑनलाइन चैटिंग जो है वो साइबर क्राइम नहीं है, बाकी जो ऊपर तीनों दिया गया है ये साइबर क्राइम होते हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल फुटप्रिंट्स को किस नाम से हम जानते हैं? तो स्टूडेंट डिजिटल फुटप्रिंट्स को हम जो है, डिजिटल फुटप्रिंट्स को हमारा जो होता है डिजिटल शैडो के नाम से जानते हैं। डिजिटल शैडो, ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। डिजिटल शैडो के नाम से हम इसको जानते हैं। स्टूडेंट इसको इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट के नाम से भी जानते हैं, एक्सेस फुटप्रिंट नहीं। ऊपर इसीलिए ए वाला ऑप्शन नहीं हुआ है। इसको हम दूसरा नाम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है। डिजिटल फुटप्रिंट को इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट भी कहते हैं और डिजिटल शैडो भी कहते हैं, एक्सेस फुटप्रिंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों आप याद रख लीजिएगा। जो बता रहा हूँ स्टूडेंट वो भी नोट करते रहेगा। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप किस कॉलेज से हमसे जुड़े हुए हैं। और आप किस सब्जेक्ट के और माइनर चाहते हैं उसको हमको कमेंट करके आप बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हमसे जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न, ई बैंकिंग में स्कीमिंग क्या होता है? यानी ई बैंकिंग में स्कीमिंग किसको संदर्भित करता है? तो इसका यही मतलब होता है क्या होता है? तो स्टूडेंट स्कीमिंग किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों को क्या करना? पहचान करना, एक क्रेडिट कार्ड से कई लेन देन करना, डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड में बदलना, ऑनलाइन सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क। ठीक है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों को पहचान करना जो है वो आपकी स्कीमिंग में आता है। आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपीइंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आप क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लेते हैं, तो उनको पहचानने को क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं। उसकी पहचानने की प्रक्रिया को, फ्रॉडों को पहचानने की प्रक्रिया को स्कीमिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी खुले सिस्टम
से धोखाधड़ी किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना माना जाता है। तो किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना क्या कहा जाता है? यानी स्टूडेंट ये कहने का मतलब कह रहा है कि किसी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी बना लेना, और ये सब क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट ये सब साइबर फोटोकॉपी कर लेना। डिजिटल मतलब कोई आपका रिसर्च पेपर है, कोई आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, उसको या कोई आपने कुछ पेड करके खरीदा है और उसकी पायरेट कॉपी बना देना, नकली कॉपी बना देना, उसको डेटा को चुरा लेना, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और ये सारा ये जो है IT एक्ट 66 में इसका जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट बार बार कह रहा हूँ वीडियो बड़ा होगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आप अच्छा करना चाहते हो। मेरे पास एक लाइन में मैं आपको बस मेरा तरीका भी नहीं है और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ एक लाइन में क्या आंसर होता है। ठीक है, समझाना जरूरी है। अगर आपको जानकारी है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसको कहा गया कि किसको कहते हैं जो मतलब कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा या धमकी पहुंचाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ों को हम साइबर अटैक के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं? साइबर अटैक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। साइबर हमला के नाम से हम इसको जानते हैं कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को क्षति पहुंचा देने को, धमकी मतलब किसी को धमकी देना, डराना, ये सारी चीज़ें जो होती है, डिजिटल धमकी देना, ये सब आपका साइबर अटैक के अंतर्गत आते हैं। इसको साइबर हमला कहा जाता है कि किसी को डरा धमका के उसका डिटेल निकलवा लेना, फर्जी बिल भेज देना, कंफ्यूज कर देना, ये सब साइबर क्राइम ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है? तो कह रहा है फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो फिशिंग तो आपको जानते ही हैं स्टूडेंट कि ये एक साइबर क्राइम है। पासवर्ड अटैक और एसक्यूएल इंजेक्शन भी साइबर अटैक आते हैं। तो ऑप्शन डी सही जगह, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों से प्रोग्रामिंग भाषा चुने। कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो स्टूडेंट जावा, पाइथन, कोबोल भी है, C++, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही जगह, उपयुक्त सभी। ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, वो भी बताऊंगा कि क्या है। तो स्टूडेंट जो भारत का IT एक्ट 2000 बनाया गया है वो किस पे आधारित है ये पूछना चाह रहा है। तो इंडियन IT एक्ट 2000 है वो अनसिट्रल पे, यूनिसिट्रल गलत छपा, आई नहीं होगा स्टूडेंट। इसमें आई जो है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आई जो छपा हुआ है स्टूडेंट ये गलत है। तो यूनी नहीं है, अनसिट्रल है। UNI को आप, इसमें जो आई है स्टूडेंट इसको हटा दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अनसिट्रल कहते हैं। तो अनसिट्रल मतलब होता है स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन का जो है मॉडल लॉ है, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो 1996 में आया था। कब आया था? 1996 में। और इसी पे जो है इंडियन IT एक्ट अनसिट्रल पे ही आधारित है। साइबर लॉ ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत का जो साइबर लॉ है या इंडियन IT एक्ट 2000 है वो अनसिट्रल पर आधारित है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ठीक है, यूनिसिट्रल नहीं कहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो स्टूडेंट मदरबोर्ड नहीं, हार्ड ड्राइव, यस, हार्ड ड्राइव होता है और स्टूडेंट और SSD होती है। हार्ड ड्राइव और SSD, एक मिनट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हार्ड ड्राइव और SSD या टच स्क्रीन, देखिए ये टच स्क्रीन, हार्ड ड्राइव, SSD, ये स्टूडेंट इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आते हैं। तो आपको याद रखना, हार्ड ड्राइव, देखिए स्पेलिंग इंग्लिश में हार्ड ड्राइव की गलत है, डिराइव लिख दिया, ये DRIVE होगा वहाँ पे स्टूडेंट। इसी तरह मैंने बोला कि बहुत सारी गलतियाँ आपको मिलेंगी, तो थोड़ा सतर्क करना। हार्ड डिराइव नहीं होता, हार्ड ड्राइव होता है। हार्ड ड्राइव SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसको SSD कहते हैं। या टच स्क्रीन, जो आप कंप्यूटर स्क्रीन को टच करते हो, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। दो अतिरिक्त मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, जिसमें टच स्क्रीन और SSD भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? तो उसको हम TCP/IP कहते हैं। तो TCP/IP जो है ये सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल माना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा।
कंप्यूटर वायरस है ध्वनि फाइल डिस्क प्रोग्राम। तो स्टूडेंट कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो गलत इंटेंशन यानी मैलिशियस इंटेंशन से बनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, या सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर भी मान लेंगे, दोनों सही हो जाएगा। तो वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस। तो डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है। तो स्टूडेंट बार बार उत्पीड़न करने का कार्य यानी हरेसमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर इन साइबर, ठीक है, बाय साइबर क्रिमिनल इज कॉल्ड इंटर। तो ये किसका स्टूडेंट, ये लिखा है बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कंप्यूटर के द्वारा, बार बार जो कंप्यूटर द्वारा किया जाए, इसमें कंप्यूटर द्वारा छोड़ दिया गया स्टूडेंट, क्योंकि हम कंप्यूटर और लॉ की बात करें तो बार बार धमकी देने का कार्य और उत्पीड़न करने का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से जब किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट साइबर स्टॉकिंग। तो जब बार बार धमकी दिया जाए और आपका शोषण किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, तो इसको साइबर स्टॉकिंग के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो इसमें से एंटीवायरस कौन सा है, तो कह रहा है वॉर्म्स, माइक्रोवायरस, ट्रोजन हार्स, ये सारे एंटीवायरस नहीं है स्टूडेंट, वायरस है। नॉर्टन जो है ये क्या है आपका, क्विक हिल, नॉर्टन, सिक्योरिटी 360, ये सब क्या है आपके NPAV। तो ये सब क्या एंटीवायरस है। लेकिन जो ऊपर तीनों दिए गए हैं ये तीनों स्टूडेंट ये क्या है, वायरस के नाम है। वॉर्म्स, माइक्रोवायरस, ट्रोजन हार्स, ये सब वायरस हैं। नॉर्टन, ठीक है, 360 सिक्योरिटी, NPAV, क्विक हिल, ये सब क्या है एंटीवायरस है। तो ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है। तो किसको माना जाएगा स्टूडेंट, कह रहा है फिशिंग, सॉलिसिटिंग, डॉस अटैक, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारा चीज जो होता है ये क्या कहता है, ये कंप्यूटर खतरे ही है, ये सारे कंप्यूटर खतरे और साइबर क्राइम को ही दिखाता है। फिशिंग करना, किसी को सॉलिसिटिंग यानी किसी को उकसाना, और कैसे उकसाना, गलत बिल जनरेट करके, गलत डेटा जनरेट करके। डॉस हमला क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस हमला, डॉस अटैक मतलब डेनियल ऑफ सर्विस, यानी बहुत सारी डिनाइल ऑफ सर्विस काम करना बंद कर दें, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर खतरों का के निशानी माने जाते हैं। इनमें से कौन वायरस हमला नहीं है, छिपकर बातें सुनना, मैक स्पूफिंग, अगला वायरलेस हाईजैकिंग, फिशिंग। तो ये सब स्टूडेंट साइबर हमला है पहले को छोड़कर। किसी की बात छुप कर सुनना ये साइबर हमला नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आपका ये बाकी जो मैक स्पूफिंग, वायरलेस हाईजैकिंग और फिशिंग जो है ये साइबर हमले का प्रकार है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं। तो स्टूडेंट पीयर टू पीयर को P2P के नाम से भी जानते हैं, P2P, इसको P2P साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, पीयर टू पीयर, ठीक है। तो इसमें पीयर टू पीयर में होता है स्टूडेंट, ये जो साइबर क्राइम होता है इसमें मेन सर्वर यानी सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो कह रहा है किसी लक्षित पीड़ित को ट्रोजन इंजेक्ट कर देना, यानी किसी जो लक्षित मतलब कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसको आपने लक्ष्य बनाया हुआ है और उसमें ट्रोजन वायरस डाल देना, तो ये P2P में आता है। क्रेडिट कार्ड डिटेल को लीक इन डीप वेब, तो डीप वेब में इसको लीक कर देना, किसी का क्रेडिट कार्ड को डीप वेब में डाल देना। डीप वेब स्टूडेंट क्या है, एक जगह है, कम्युनिटी है, उसमें डाल देना। और फिशिंग, तो ये तीनों कहलाते हैं। लेकिन जब जो कह रहा है मैन इन द मिडल, ठीक है, MITM मैन इन द मिडल अटैक होता है, ये P2P नहीं होता है, यानी पीयर टू पीयर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध है। तो साइबर अपराध क्या है, वायरस हमला यानी वायरस अटैक, हाईजैकिंग और साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट साइबर स्टॉकिंग जो होता है ये भी आपका एक साइबर क्राइम है, हैकिंग भी साइबर क्राइम है, और वायरस अटैक, तो ये सब क्या है साइबर क्राइम के प्रकार है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ। तो स्टूडेंट सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। राइट आंसर 17 अक्टूबर 2000 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है। यानी किसी
हजार उपयोगकर्ता यानी कंप्यूटर जो ईमेल चलाते हैं उनको एक ही तरह का ईमेल भेज देना क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये स्पैमिंग कहलाता है। आप क्या कहते हैं ना स्पैम, देखेंगे ईमेल में ऑप्शन आता है स्पैम। स्पैम मतलब कोई कॉमन मैसेज है सबको बना के भेज देना, हजारों को, 10,000 को, लाखों को एक ही तरह का अपने व्यापार के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही तरह का ईमेल सबको भेज देना, वो कहलाता है स्पैमिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, स्पैम। आप देखेंगे आपके ईमेल में भी स्पैम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए इंटरनेट और अन्य चीज़ों का उपयोग जो है वो साइबर, ठीक है, किसी व्यक्ति का पीछा करने के लिए या बार बार, देखिए हैरेसमेंट करने के लिए, जब बार बार आएगा हैरेस तो किसी का उत्पीड़न करने के लिए, तो उसको साइबर स्टॉकिंग ही कहते हैं। किसी को बार बार किसी का पीछा करना, उसको साइबर, बार बार उसको हैरेस करना, फर्जी बिल भेज देना, किसी गलत चीज़ में उसकी फ़ोटो को डाल देना और उसको बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठना, ये सब क्या कहता है? साइबर स्टॉकिंग। और ये सब साइबर क्राइम का एक भाग है, यानी साइबर जो क्राइम होता है उसका ये पार्ट है, इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। हैरेस करने को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। पीसिंग क्या होता है ये अलग से मैंने आपको बताया ही। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट आईटी एक्ट की धारा 66 जो है वो, ठीक है, तो वो आपके किससे संबंधित है? तो वो साइबर टेररिज्म से संबंधित है। किससे? साइबर टेररिज्म, यानी साइबर आतंकवाद से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, तो जो 66F है स्टूडेंट, आईटी एक्ट का धारा 66F जो है वो इस साइबर टेररिज्म और उसकी पनिशमेंट, यानी उस पर साइबर टेररिज्म क्या कहलाता है, इसमें क्या क्या आता है और उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, ये आपके 66F में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो साइबर अपराधों को किस अधिनियम में डाला गया? तो आईटी एक्ट 2000 में डाला गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यहाँ नहीं लिखा है, आप जोड़ लीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सारे साइबर क्राइम को डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम केवल इंटरनेट की है, तो डोमेन नेम क्या दिखाता है? एड्रेस दिखाता है। स्टूडेंट डोमेन नेम जो होता है वो किसको दिखाता है? जैसे डोमेन क्या है, याहू, जीमेल, @ के बाद आता है ना, तो ये किसको दिखाता है? एड्रेस को दिखाता है। डोमेन नेम किसको दिखाता है? एड्रेस को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बतौर, तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? एक उपकरण के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो स्टूडेंट साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग उपकरण के रूप में और लक्ष्य के रूप में, दोनों के रूप में किया जाता है। यानी कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर से ही डिटेल हैक करना, तो ए बी दोनों हो जाएगा। लक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और टारगेट के रूप में, लेकिन ज़्यादा सटीक बोले अगर दोनों है तो लगा दे रहे स्टूडेंट, लेकिन एक टूल के रूप में कंप्यूटर का एक इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एक टूल के रूप में जिससे ठगी की जाती है। तो आपका ज़्यादा सही स्टूडेंट ऑप्शन आपका टूल रहेगा कि एक उपकरण के रूप में साइबर क्राइम में इसका इस्तेमाल आपका एक कर लीजिएगा स्टूडेंट, दोनों नहीं करिएगा। लक्ष्य भले ही कंप्यूटर हो सकता है और क्रेडिट कार्ड बिना कंप्यूटर लक्ष्य हुए भी साइबर क्राइम किया जा सकता है, यानी जो कंप्यूटर से या डेटा से, ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग तो लक्ष्य के रूप में न करके उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन ए आप लगाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य जो एक अधिकृत उपयोगकर्ता से आती है प्रतीत होता कहलाती है। ठीक है, यानी कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ ट्रांसमिशन अपीयर टू कम फ्रॉम अथोराइज्ड पर्सन, यानी कह रहा है कोई ऐसा ट्रांसमिशन बनाना कि जैसे लगे कि ये असली व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन ये असली व्यक्ति ना भेजकर लगता है कि ये असली है जैसे, लेकिन उसमें कुछ चेंज रहेगा, वो नकली व्यक्ति द्वारा जनरेट कर दिया जाए और आपको लगा कि मेरे मित्र ने, मेरी कंपनी ने इसको भेजा है, तो ये सब कहलाता है स्पूफिंग। यानी लगता है असली लेकिन उसके नाम में थोड़ा अंतर रहेगा या कुछ अलग रहेगा, या डोमेन को चुराए, मतलब कुछ चोरी करके वो अपना आईडी बनाई जाएगी, तो ये सब कहलाता है स्पूफिंग। ठीक है, लगता है कि हमें ये असली है लेकिन वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन असली सोर्स से ना आकर नकली सोर्स से आती है, धोखेबाजी करने के पर्पज से वो जनरेट की जाती है, उसको स्पूफिंग कहते हैं। लगेगा कि हमें जैसे अमेजन से आए लेकिन एक स्पेलिंग गलत होगी या कुछ अलग होगा, मतलब धोखा देने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लगता है असली लेकिन आपको पता है ना असली प्रोडक्ट का डुप्लीकेट कैसे आता है, तो स्पूफिंग भी एकदम सेम टू सेम वही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विथ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। तो साइबर क्राइम में स्टूडेंट या साइबर सिक्योरिटी में इसको इसमें जोड़ा नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी में कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से, यानी रसीद की अभिस्वीकृति से संबंधित है? तो स्टूडेंट ऑप्शन जगह धारा 12, ऑप्शन धारा सेक्शन 12।
इंडियन आईटी एक्ट की धारा 12 जो है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट यानी वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपका शेयर और सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हम और ग्रो करें और आपके लिए नए नए यूजफुल कंटेंट ऑन डिमांड लेकर आते रहें। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन कह रहा है साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि यानी इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी है साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट 2004 में 2001 में एक संधि हुई थी साइबर क्राइम को लेके। ठीक है, और ये हुई थी बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको बुडापेस्ट साइबर कन्वेंशन भी कहते हैं और ये 2001 में ये संधि हुई थी स्टूडेंट्स और ये 2004 में इफेक्टिव हुई थी यानी प्रभावी हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बुडापेस्ट कन्वेंशन। स्टूडेंट अगर आपके एग्जामिनेशन हो गए और आप आंसर की के रूप में देख रहे हो तो आप अपने आंसर को चेक करते रहिए। अगला और बाकी आपकी तैयारी कैसी है वो भी आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है। तो स्टूडेंट्स भारत में जो कह रहा है साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय CERT की होती है। ठीक है, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, तो NCERT मतलब INCERT इसको भी बोलते हैं। ठीक है, CERT मतलब होता है ये सेंटर जो आपका कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, और भारत में है तो ये CERT इसको करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये तो आप आराम से कर लिए होंगे स्टूडेंट, ये आपको आ भी रहा होगा देखते हुए। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर या फोन या के साथ हमको जो OS मिलता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डी वाला राइट होगा। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बताइएगा और किस पेपर के और वीडियोज आप चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य काम क्या है ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल जो है वो क्या करता है, तो वो ये क्या करता है नेटवर्क टैरिफ की ओर आने और जाने वाली प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करता है यानी मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणन प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी की जो क्वालिफिकेशन इसको मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी, प्रमाणन प्राधिकरण बोले तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसकी जो रूल्स रेगुलेशन और टर्म्स कंडीशन होती है वो किसके द्वारा तय की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका जो सारी चीजें तय करता है उसकी राइट्स केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, केंद्र सरकार करता है प्रमाणन प्राधिकरण यानी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। स्टूडेंट ये पेपर जो आया था एक बिल्कुल टफ तरीके का पेपर इन्होंने बनाया था, जैसा कि पहले इस तरह का पेपर नहीं आता था। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने पूरा लॉ का पेपर डाला हुआ है। ये जो स्टूडेंट्स इसको मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं बिल्कुल उनकी तरह ये पेपर बनाया गया है। तो बिल्कुल ये टफ पेपर हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सजा का भागी हो सकता है। यानी जिसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया हो और वो अपना लाइसेंस सबमिट ना करे तो उसको कितना जो है सजा हो सकता है। स्टूडेंट ये गाड़ियों के लाइसेंस की बात नहीं कर रही है, सब साइबर क्राइम साइबर कंप्यूटर से रिलेटेड लाइसेंस की बात हो रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे जो बात हो रही है तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो है ये तो लाइसेंस न सौंपने पे स्टूडेंट्स 6 महीने की सजा हो सकती है। ठीक है, 6 महीने की सजा हो सकती है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इसके साथ ही साथ मैक्सिमम 10,000 रुपए का पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। ठीक है, सजा के साथ 10 महीने की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, सेक्शन 33 में स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, सेक्शन 33 में इसकी बात की गई है। अगर पूछता है किस सेक्शन में की गई तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क को जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ने ऐड करने में कनेक्ट करने में और उनके बीच डेटा को राउट करने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको राउटर बोलते हैं। राउटर बोलते हैं मल्टीपल नेटवर्क, इससे राउटर के थ्रू आप डेटा भी शेयर करते हैं ना, तो मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ता है और उनको रूट करता है तो वो राउटर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट जिम्मेदारी की जब बात करते हैं तो कॉपीराइट जो है ऑफिस इसके लिए जिम्मेदार होता है, कॉपीराइट ऑफिस। ठीक है, कॉपीराइट ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो भारत में सॉफ्टवेयर और कॉपीराइट लाइसेंस लागू करने के लिए वाणिज्य
और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय जो होता है वो इसके लिए जिम्मेदारी तय करता है। तो सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो साइबर सिक्योरिटी का कौन सा एक प्रकार है? ऑप्शन कर रहा है क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा और उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारा ये सारा जो आ जाएगा, ठीक है। जो क्लाउड सिक्योरिटी में जो है, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी तीनों आते हैं। तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हाईजेक वेयर क्या है? हाईजेक वेयर किसको कहते हैं? यानी जो हाईजेक कर ले, हाईजेक करना मतलब किसी को कैप्चर कर लेना, उसको पूरा तरह से बंधक बना लेना। तो हाईजेक वेयर क्या है? तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ब्राउजर हाईजेकिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राउजर हाईजेकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम, ब्राउजर जो होता है पूरी तरह से क्या कर लेता है, सिस्टम को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, मतलब उसको नए काम करने नहीं देता है, वो एक तरह से लॉक रहता है, हाईजेक हो जाता है पूरा, उनका कंट्रोल दूसरे के पास आ जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या क्या है? ये कुछ क्वेश्चन एकदम आसान से कंप्यूटर के डाले गए हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी होगा, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है वो कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी जो चुरा लेता है कंप्यूटर रिसोर्स को, और ठीक है, तो वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली तरीके से वो स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन करता है। तो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करने वाले को स्टूडेंट्स जो सजा होती है वो 3 वर्ष की होती है। सेक्शन 66 में इसकी बात की गई है। अगर कारावास की बात तो याद रखिएगा, सेक्शन 66 इसकी बात करता है, ठीक है। सेक्शन 66 का बी, आजकल तो बहुत डीप में जाके पूछा है, सेक्शन 66 बी इसके बारे में बात करता है। बिल्कुल ये लॉ का पेपर है स्टूडेंट, और बिल्कुल लॉ के लिए ही है, एकदम आसान तो बिल्कुल नहीं था, पूरा अंदर से इसमें पूछा गया है इस बार। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 10A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है? विधिक यानी लीगल जो वैलिडिटी 10A के अंतर्गत किसको दी गई है? तो सूचना, ये मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि सूचना जो आईटी एक्ट 2000 में आया था और 2008 में संशोधन किया गया था, तो 2008 की धारा 10A के अंतर्गत किसको मान्यता दी गई, ये पूछ रहा है। तो धारा, इसके अंतर्गत बात जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई है, ठीक है स्टूडेंट्स इसमें। और सेक्शन 10A में इसकी बात की गई है। तो डिजिटल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डिजिटल सिग्नेचर है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स राइट आंसर इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आता है, ठीक है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत किसे फिर से पढ़ देता हूं। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध है? तो आईटी एक्ट के जो अमेंडमेंट एक्ट 2008 में जो हुआ है उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स पूछ रहा है, सॉरी, कि दिया गया लाइसेंस कितने समय वैध होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दिया हुआ लाइसेंस जो है, जितना केंद्र सरकार उसको निर्धारित, उसका कोई निश्चित समय नहीं है, जिस चीज के लिए केंद्र सरकार जितनी परमिशन दे दे उतने समय के लिए वो वैलिड होता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा इसको तय किया जाता है कि जो अधिनियम धारा 21 के तहत जो लाइसेंस की अवधि होगी स्पेशल केसों में वो केंद्र सरकार तय करेगी। इसीलिए लिख भी दिया है कि उस जो है कि वो आपको जो है धारा 21 के अंतर्गत ही बताना है, इसलिए धारा 21 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? तो आईटी एक्ट 2008 के अनुसार जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उसकी नियुक्ति जो स्टूडेंट केंद्र सरकार करती है, और इसमें आपको यह भी बात याद रखनी है कि केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करती है, ठीक है। तो जो कंट्रोलर होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजीरियन घोटाला जो है स्टूडेंट 419 किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट नाइजीरिया में ये जो सबसे बड़ा स्कैम सामने आया था आईटी सेक्टर में, ये जो था ये फिशिंग था। ये लोगों को ट्रैप करके उनसे पैसे भी मांगे जा रहे थे, उनसे उनके डिटेल्स मांगे जा रहे थे, और उनसे उनको लालच देके, ज्यादा पैसे की लालच में उनसे जो है उनके डिटेल्स या उनसे पैसे लिए जा रहे थे, ठीक है। तो ये एक तरह से फिशिंग था, फिशिंग ट्रैप था ये। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिशिंग से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? तो आईटी एक्ट की 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो विधिक मान्यता जो दी गई है स्टूडेंट, वो धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। तो आईटी एक्ट की धारा 4 में जो है सेक्शन 4 में जो है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड की बात की गई है। ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन यानी गलत फ्रॉडुलेंट तरीके से, तो कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है। तो आईटी एक्ट की धारा 2000 में किस में बात कर रहा है कि किस शेड्यूल में इसकी बात की गई है, ठीक है। तो जो है कि मतलब कपटपूर्ण किसी से धोखे से किसी का जो मतलब चीजें हैं जो उसकी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में उसको प्रकाशित कर देना, किस तरह का दंड है। तो स्टूडेंट इसकी जब बात करते हैं तो ये 24 में किस धारा में, तो सॉरी इसका जो ऑप्शन है आपका जो 18 वाला क्वेश्चन है, इसका 74वीं धारा में इसका प्रावधान किया गया है कि दूसरे की चीजें बिना अनुमति के आप प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। सी 74 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा डैश के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर शब्द है वो आईटी एक्ट की किस धारा में उसको मतलब इसके बारे में डिफिनेशन दिया गया है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में आईटी एक्ट की किस धारा में समझाया गया है। तो धारा 2 के अंतर्गत जाके अंदर से पूछ लिया स्टूडेंट। तो ये 211 के अंतर्गत ऑप्शन सी है, धारा 2 की एक क्लॉज के 1 नंबर के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है, ठीक है। धारा की उपधारा 1 के अंतर्गत की उपधारा 1 में दिया गया है, तो आपका सी सही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कब निर्देशित कर सकती है, तो धारा 83 यानी जो 83वां धारा है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी कर सकती है आईटी एक्ट अधिनियम 2000 के अनुसार। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है। कंप्यूटर सुरक्षा, कंप्यूटर नहीं पूछा है, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिबेट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन बनाने वाले ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि स्टूडेंट बॉब थॉमस को इसका जनक माना जाता है और साथ ही साथ अगस्त कॉर्क होप्स को भी इसका जनक माना गया है। इसमें थोड़ा सा डिबेट है दोनों के लोग बीच में, दोनों माने जाते हैं, ठीक है। तो बॉब थॉमस के अनुसार बॉब थॉमस को कंप्यूटर सिक्योरिटी का जो है फादर माना जाता है। इसके साथ साथ अगस्त कॉर्क होप्स को भी मानते हैं लोग। तो अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो किसको राइट आंसर मानती है, दोनों को माना जाता है। बॉब थॉमस ज्यादा सटीक माना जा सकता है, लेकिन अगस्त कॉर्क होप्स के ऊपर भी बहुत सारी जगह आपको इनका नाम पढ़ेगा, कई कई दोनों का नाम साथ में पढ़ने को मिलता है। ये भी बात आप ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए यूनिवर्सिटी को। वाईफाई हैकिंग प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वाईफाई हैकिंग, जब वाईफाई को हैक करने के लिए स्टूडेंट जिसका प्रयोग किया जाता है उसको एयर क्रैक एनजी कहते हैं। एयर क्रैक एनजी का इस्तेमाल किया जाता है वाईफाई को हैक करने में। और जो वायर शार्क है स्टूडेंट, जो ऑप्शन आपको यहां दिख रहा है, जो वायर शार्क है, इसका प्रयोग जो होता है ये नेटवर्क के अंदर आई गई समस्या को, ट्रबल को शूट करने के लिए, नहीं प्रॉब्लम के निदान के लिए वायर शार्क है। तो नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम आता है उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, ना कि ये वाईफाई हैकिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करता है, नेटवर्क ट्रबल को शूट करता है, कह सकते हैं ट्रबल शूटर है। अगला क्वेश्चन, प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरण प्रमाण पत्र को विखंडित वापस किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड, ठीक है। मतलब इसको वापस कैसे लिया जाता है, रिवोक मतलब होता है वापस करना। तो कब ये वापस हो सकता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो जारी किया जाता है। तो करा प्रमाणन पत्र जारी किए जाने के प्रकार पर निर्भर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर, या किसी परिस्थिति में नहीं, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी आपका सही रहेगा कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर। इसके लिए 2-3 कंडीशन और हैं। सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पे भी, जो अभिदाता होता है, ग्राहक होता है, उसकी मृत्यु होने पे भी उसको रिवोक किया जा सकता है। जैसे किसी को प्रमाण पत्र दिया गया है और उसकी मृत्यु हो जाए तो वो चीजें फिर से वापस ली जा सकती हैं। इसके लिए तरह तरह के कंडीशन है। तो इसमें से एक कंडीशन है डिपेंडिंग, मतलब सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे भी इसको वापस लिया जा सकता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में भी लिया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा। तो कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार किस प्रवर्तक को प्राप्त होगा। अब उसके लिए कंडीशन कह रहा है कि यदि वह स्वयं प्रवर्तक भेजा गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जिसे उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बाबत प्रवर्तक की ओर कार्य करने का प्राधिकार था। तीसरा कह रहा स्वतः प्रचालित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा उसकी ओर कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया, और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रिकॉर्ड होता है वो इन सभी केसों में जो है प्रवर्तक को प्राप्त होता है, एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर, ठीक है। जब उसको यदि वो खुद भेजे तो भी वो उसी से जुड़ा है, और उसके अगर वो किसी अथॉरिटी के बिहाफ पे भेजे यानी किसी और संस्था के बिहाफ पे जारी करे तो भी हो सकता है। और बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय इन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर
ऑपरेटर ऑटोमेटिकली, यानी स्वतः प्रचालित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा उसकी ओर कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया था। तो स्टूडेंट ये सारी चीजों में ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पूछ रहा है, तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होता है वो यही होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मेथोडोलॉजी फॉर पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट को स्टूडेंट यहाँ पे स्प्रेडशीट लिख दिया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा है स्प्रेडशीट, जबकि स्प्रेडशीट होता है SHEET। तो आप अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये पूछ रहा है स्प्रेडशीट जो, तो ठीक है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो चित्र बनाने के लिए, संगीत तैयार करने, वीडियो के लिए, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण। तो स्टूडेंट MS एक्सेल का प्रयोग डेटा को अरेंज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम, DNS का फुल फॉर्म तो दे भी दिया है कि डोमेन नेम सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी प्रमुख कार्य क्या है। तो स्टूडेंट इसका प्रमुख कार्य की जब हम बात करें तो ये DNS जो होता है डोमेन का नाम IP एड्रेस में बदलता है, जो डोमेन नाम का IP, ठीक है। तो डोमेन नाम का IP एड्रेस में बदलना, टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, यानी डोमेन नेम को, ठीक है, डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन, अगर आप जब डिजिटल सिग्नेचर या जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिया जाता है तो स्टूडेंट वो कह रहा है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन क्या क्या होगा, तो पता लगाया जा सकता है, नहीं पता लगाया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, बी और सी दोनों, पता नहीं लगाया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं। स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर में कोई भी चेंज किया जाए या उसके अंदर छेड़छाड़ की जाए तो वो पता लगाने योग्य होता है, इसीलिए तो उसमें ज्यादा सिक्योरिटी होती है, उसके अंदर छेड़छाड़ की संभावना बहुत ना के बराबर होती है, और वो होती भी है तो वो पकड़ में आती है क्योंकि वो वेरीफाई फिर नहीं होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है कि वो निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो IT एक्ट 2000 की किस धारा में जो, ठीक है, कंट्रोलर के पास पावर है कि वो निर्देश दे सकता है, तो कंट्रोलर को निर्देश देने का जो अधिकार है स्टूडेंट वो जो है धारा 68 में इसका प्रावधान है, ठीक है। और ये प्रावधान सेक्शन 68 में किया गया है, तो ये तो धारा 68 में किया गया है कि कंट्रोलर जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, कोई आदेश दे सकता है, धारा 68 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? तो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार करने के लिए स्टूडेंट तो ऑप्शन कर रहा है कॉम्पैक्ट IO ड्राइवर स्टोरेज। तो स्टूडेंट IO इनपुट आउटपुट डिवाइस, IO जो होता है वो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करने का काम करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड, तो IO करता है ये काम। अगला प्रश्न जो आया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? तो केवल सी भाषा, असेंबली भाषा। स्टूडेंट कंप्यूटर लैंग्वेज ठीक है, लेकिन कंप्यूटर बस बाइनरी लैंग्वेज समझता है जिसमें 0 और 1, इसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो 2 डिजिट को ही बदलता है, अपने कमांड उसी के हिसाब से लेता है, तो वो बाइनरी डिजिट समझता है जिसमें 0 और 1 समाहित होते हैं, बस इन्हीं 2 डिजिट को अलग अलग तरीके से यूज करता है वो, और उसकी संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, 0101 जैसे भी वो काम करे, 10 जो भी वो चाहे। निम्नलिखित में से किस सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान या क्षति पहुंचाने का खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसे जो है सिस्टम को डैमेज या किसी थ्रेट को पहुंचा सकता है, सिस्टम को कोई थ्रेट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो किसे परिभाषित किया गया है? तो स्टूडेंट कह रहा है साइबर अटैक इसको स्टूडेंट कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसी में स्टूडेंट जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क को क्षति पहुंचाने या खतरा का पैदा करने का जो प्रयास होता है वो साइबर अटैक के अंतर्गत ही आता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? तो हैकिंग से संबंधित जब हम धारा की बात करते हैं तो सेक्शन 66C इसकी बात करता है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सेक्शन 66, और 66 में 66C खास करके हैकिंग के बारे में बात करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर स्पेस में, यानी साइबर स्पेस में क्या होता है पूछ रहा है, कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, कोई अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है यानी इंटरनेशनल जूरिडिक्शन आता है, और सीमित सीमाएं होती हैं ए बी और दोनों। तो स्टूडेंट जो साइबर स्पेस होता है उसके पास कोई नेशनल बाउंड्री नहीं होती है, ये सही है, और ये
अंतर्राष्ट्रीय जो है जूरिडिक्शन यानी न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय कानून है इसके अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा डी, ए, बी दोनों, यानी इसके पास नेशनल बाउंड्री नहीं होती है और ये इंटरनेशनल जूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। तो डी वाला सही रहेगा आपका। इसकी अपनी कोई देश की सीमा तक सीमित नहीं रहता है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत जांच की जाती है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर से हमें क्या पता चला है? ऑप्शन देखते हैं। प्रामाणिकता, अखंडता यानी ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, गैर अस्वीकृति, नॉन रेपुडिशन, ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर से प्रामाणिकता का पता चलता है, अखंडता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ये प्रामाणिकता को दर्शाता है कि जारी किया गया सर्टिफिकेट कितना प्रामाणिक है डिजिटल सिग्नेचर से। स्टूडेंट आपके डिजी लॉकर में जितने डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं वो सब डिजिटल साइंड होते हैं। इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना। तो स्टूडेंट ईमेल पर, इंटरनेट पर जो अनचाहे जो कमर्शियल मैसेज भेजना उसको स्पैमिंग कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्पैमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह यानी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित है? तो कौन सी धारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित है स्टूडेंट? तो इसके लिए याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात 2, 3 और धारा 15 में की जाती है। ठीक है, तो इसमें 2, 3 तो नहीं दिया है, धारा 15 दिया है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। सेक्शन 15 में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की जाती है। ठीक है, तो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो नहीं है पूछा स्टूडेंट। तो सेवा से इनका डेनियल ऑफ सर्विस जो है साइबर क्राइम में आता है कि जानबूझ के कोई सेवाएं देने से मना कर देना। ठीक है, इंटरनेट जो करार हो या आपने उसके लिए पेमेंट किया और वो सेवाएं न दी जाए, तो ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, मैन इन द मिडिल ये भी आता है और मालवेयर भी आता है। लेकिन स्टूडेंट एईएस जो है ये साइबर क्राइम नहीं है। एईएस स्टूडेंट जो होता है, इस एईएस का पूरा नाम नोट कर लीजिए, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इंक्रिप्शन क्या होता है? सिक्योरिटी होती है। तो ये एडवांस सिक्योरिटी जो होता है ये एडवांस सिक्योरिटी होती है, ना कि ये साइबर क्राइम होता है। ये और ज्यादा तगड़ी सुरक्षा देने का काम करती है। तो ये वाला नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं, अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं? तो किसी असली वेबसाइट का डुप्लीकेट वेबसाइट बना देना, तैयार कर देना, ताकि लोग उस वेबसाइट तक न पहुंचे और आप तक ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो स्टूडेंट ऐसे के शिकार आप भी हुए होंगे। कोई किसकी ऑथेंटिक वेबसाइट ढूंढते हैं और आप कोई फॉर्म भरना होता है और दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह का चीज कहलाता है फार्मिंग। फार्मिंग में एक ओरिजिनल वेबसाइट का डुप्लीकेट वेबसाइट बना दिया जाता है। लास्ट में जैसे जीओवी हो तो इन होता है, तो एनआईसी इन या सरकारी जैसे कुछ भी होता है ना, तो लास्ट में एनआईसी जीओवी का अंतर कर देते हैं या ओआरजी का अंतर कर देते हैं और नकली वेबसाइट तैयार कर देते हैं, जिससे ज्यादा ट्रैफिक उनके वेबसाइट पे जाता है और वो ज्यादा वेबसाइट ओपन से उनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो वो फार्मिंग कहलाता है, नकली वेबसाइट बनाना। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम जो वायरस की तरफ बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं, यानी कंप्यूटर से कंप्यूटर तक ही फैलता है और वायरस की तरफ बढ़ता है, यानी वायरस नहीं होता, इससे तो पहले ही पता चल गया। तो स्टूडेंट इस तरह के चीजों को जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं वायरस, वो कहलाते हैं वर्म। वो क्या कहलाते हैं? वर्म कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। बूट तो होगा ही नहीं, बूट तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने से जुड़ा हुआ है और वायरस ये है नहीं। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञापित के नवीनीकरण, अनुज्ञापित बोले तो लाइसेंस के रिन्यूअल की फीस क्या है? तो स्टूडेंट इसके लिए जो फीस तय की गई है वो 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब कोई लाइसेंस रिन्यू कराना हो आईटी एक्ट 2000 के अनुसार तो उसकी फीस 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो सीएटी जो होता है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष का चुनाव केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार जो होती है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सहयोग लेती है, मतलब उनसे सुझाव लेती है, उनसे सलाह लेके इस काम को करती है, लेकिन नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। तो ऑप्शन सी ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो स्टूडेंट साइबर सुरक्षा को जो आईटी एक्ट 2000 की धारा सी जो ऑप्शन है, धारा 2NB के अंतर्गत परिभाषित किया गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इतना डीप से पूछा गया था कि जिसको खोजने में ही हमको बहुत समय लग गया। तो ऑप्शन सी होगा, धारा 2 की NB सेक्शन के अंदर जो है वो साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहां हुई है? तो स्टूडेंट हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT रेल रोड क्लब, ठीक है, मॉडल रेल रोड क्लब, ठीक है,
MIT मॉडल रेल रोड क्लब 1950 में हुई। MIT मॉडल रेल रोड क्लब 1950 में हुई थी। और स्टूडेंट पहले जो था हैकर शब्द का उपयोग पॉजिटिव ढंग में यानी सकारात्मक रूप में किया जाता था। पहले जो है स्टूडेंट जो है पहले स्किल्ड जो प्रोग्रामर होते थे उनके लिए हैकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में चल के ये शब्द नकारात्मक पक्ष ज्यादा ग्रहण कर लिया और ये निगेटिव सेंस में और गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड गलत कामों के लिए जो इस्तेमाल होता है उसके लिए किया जाने लगा। पहले ये सकारात्मक रूप में इस्तेमाल होता था और ये स्किल्ड प्रोग्रामर हुआ करते थे। निम्नलिखित में कौन सा एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? तो गैर पोर्टेबल यानी जिसको ले जाया ना जा सके, यानी इसका उपयोग लैपटॉप के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, मोबाइल एंड्रॉइड के साथ नहीं हो सकता है एक ऐसा मॉनिटर। तो यानी इसका उपयोग जो है ट्रेडिशनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ किया जाता है। तो स्टूडेंट इसको CRT बोलते हैं। ये LED नहीं होगा और LCD नहीं होगा, ठीक है, इसको CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह ही एक दूसरा सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल हस्ताक्षरण का प्रकार नहीं है? तो डिजिटल सिग्नेचर का टाइप नहीं है। तो कह रहा है अप्रूवल सिग्नेचर, नॉन सर्टिफाइड सिग्नेचर, विजिबल डिजिटल सिग्नेचर और इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। तो स्टूडेंट इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर जो है ये कोई डिजिटल सिग्नेचर का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों डिजिटल सिग्नेचर के एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है? तो सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? जो सार्वजनिक सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण क्या है? तो स्टूडेंट इसमें अपाचे लाइसेंस। देखिए अब जो फ्री लाइसेंस होते हैं यानी जो प्रोग्राम या जो चीजों के लाइसेंस होते हैं, जो ऐप होते हैं फ्री होते हैं यानी ओपन होते हैं, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो स्टूडेंट इसमें अपाचे, इसमें लिनक्स, फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स के जो लाइसेंस है, जो मोजिला फायरफॉक्स है ना, तो फायरफॉक्स के लाइसेंस, लिनक्स के लाइसेंस, थंडरबर्ड के लाइसेंस, ओपन ऑफिस जो MS ऑफिस की तरह ही है, ओपन ऑफिस का लाइसेंस और के ऑफिस का लाइसेंस। ये क्या है? ये ओपन सॉफ्टवेयर है, ये जो है ये फ्री लाइसेंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा C अपाचे लाइसेंस उसमें से एक है। बाकी जो और होते हैं उसके नाम मैंने बता दिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो फास्ट लगे तो स्लो करके भी आप देख लीजिएगा। पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर करने का मुख्य लाभ क्या है, ऐसा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ये क्या करता है, वे बनने में तेज होते हैं, उन्हें बना लेना आसान है। वे इंक्रिप्शन मतलब एक तरह से सिक्योरिटी, तो वो इंक्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। यानी वो इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन यानी सुरक्षा और प्रमाणीकरण दोनों प्रदान करते हैं। तो ये वाला राइट आंसर ऑप्शन C रहेगा डिजिटल सिग्नेचर के लाभ में। स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बढ़ चले। स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा, और आप किस पेपर के और हमसे आंसर की या PYQ पेपर चाहते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं है? तो कह रहा है सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें पहले कह रहा है शेयरवेयर, तो ये भी ठीक है। और फिर जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है ओपन लाइसेंस में, ठीक है, या जनरल पब्लिक लाइसेंस भी दिया जाता है। डिजिटल राइट मैनेजमेंट और सब्सक्रिप्शन भी एक तरह का आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन दिया गया, इतने समय तक आप इसको ऐप को या इस चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो DRM होता है, DRM बोले तो डिजिटल राइट मैनेजमेंट, DRM जो है स्टूडेंट वो किसी तरह का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है। स्टूडेंट DRM जो होता है ये सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जिससे कॉपीराइट जैसी उल्लंघन को रोका जाता है। तो ये इसमें टेक्नोलॉजी होती है, ये टूल होता है जो कॉपीराइट जैसी चीजों को कंट्रोल करने में काम आता है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइसेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुद आते हैं जो कॉपीराइट को रोकते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं, यानी डिजिटल राइट इन सॉफ्टवेयर लाइसेंस इंश्योर। तो ये क्या सुनिश्चित करते हैं? तो ये कॉपीराइट, डिजिटल लाइसेंस जो होता है ये कॉपीराइट सुरक्षा को बताते हैं कि ये कॉपीराइटेड है और डिजिटल राइट इस मतलब दिया गया है, तो ये कॉपीराइट सुरक्षा को दिखाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।